कई साल पहले 40 हत्याएं करके मुंबई में दहशत फैलाने वाली सीरियल किलर रमन राघव पर 1991 में टेलीविज़न के लिए एक फिल्म भी बनी थी। 24 सालों तक इसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। 1960 के दशक में रमन राघव ने 3 साल तक लगातार लोगों के कत्ल किए थे, जिसके कारण उस समय पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया था। जितने भी लोग राघव का शिकार हुए वे सभी शहर के उत्तरी उपनगरीय इलाकों के गरीब फुटपाथ पर सोने वाले झुग्गियों में रहने वाले थे। इनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे और यहाँ तक कि नवजात भी शामिल थे। पुलिस अफसर रमाकांत कुलकर्णी ने 1968 में क्राइम ब्रांच के मुखिया के रूप में मामले की जांच पर हाथ में लेकर पड़ताल शुरू की और आखिरकार उनकी टीम 27 अगस्त 1968 को रमन राघव को पकड़ने में कामयाब हुई। उनके मुताबिक शहर में शिकार हुए लोगों पर तब हमला हुआ जब वो रात में सो रहे थे और इन सभी की मौत सिर को किसी भारी और भोग रही चीज से चोट लगने से हुई थी। रमाकांत कुलकर्णी 1990 में महाराष्ट्र पुलिस के मुखिया के पद से रिटायर हो गए और 2005 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने इस पूरे मामले का विस्तार से 2 किताबों में लिखा है, फुटप्रिंट्स ऑफ द सेंट्स ऑफ क्राइम और क्राइम्स, क्रिमिनल्स एंड कोप्स। उन्होंने लिखा है ये हत्याएं बिना किसी मंशा के की गई थी और इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत हासिल किया गया तो जिस पैमाने पर पीड़ितों के खिलाफ हिंसा की गई थी उसके मुकाबले ये हासिल पूरी तरह मामूली ही था। मुंबई में जब हर दिन हत्याएं होने लगी तो एक रहस्यमय हत्यारे के बारे में अफवाहें उड़ी। कुलकर्णी की पत्नी लिली कुलकर्णी कहती हैं कि अखबारों में इसे भारत का जैक द रिपर भी कहा गया। वो बताती हैं कि उस दौरान सड़कों पर 2000 पुलिसकर्मियों को निगरानी के लिए लगाया गया था, लेकिन शहर में फिर भी दहशत थी। शाम ढलते ही पार्क और सड़कें सुन्नी हो जाती थी। डरे हुए लोग सड़कों पर लाठी डंडों के साथ निकल चौकसी करते थे। इस तरह की कई घटनाएं घटी जब भीड़ ने भिखारियों और बेघरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुंबई में ये हत्याएं 2 किस्तों में हुई थी। पहले साल 1965 से 1966 के बीच 19 लोगों पर हमले हुए थे। इस समय भी राघव को इलाके में घूमते हुए पकड़ा गया, लेकिन सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। दूसरी बार 1968 में हत्याएं हुई और 27 अगस्त 1968 को कुलकर्णी की टीम के एक सब इंस्पेक्टर ने उन्हें पहचान लिया। रमन की पहचान उसकी तस्वीरों और उसके हमलों से बच गए लोगों के बताए हुए हुलिये के आधार पर मिली एक जानकारी के माध्यम से की गई थी। लिली याद करती है, जैसे ही गिरफ्तारी की खबर फैली मेरे पति के दफ्तर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने खुशी का इजहार किया। राघव के बचपन और शुरुआती जिंदगी के बारे में बहुत कम पता है। उस समय की खबरों के मुताबिक वो एक तमिल था और कद काठी से लंबा तगड़ा आदमी था। वो बहुत कम पढ़ा लिखा और बेघर था। राघव बेहद जिद्दी था और 2 दिनों तक चली पूछताछ में उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन तीसरे दिन पुलिसकर्मी को सफलता मिली। कुलकर्णी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब उनके एक सहयोगी ने राघव से ऐसे ही पूछ लिया कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, तो उसने तपाक से कहा मुर्गी। उसे चिकन खिलाया गया और फिर पूछा गया कि उसे और क्या चाहिए। उसने और चिकन खाने की इच्छा जाहिर की। राघव ने बालों में लगाने वाले तेल, कंघी और आईना भी मांगा। कुलकर्णी लिखते हैं, उसने मजे लेते हुए पूरे शरीर में नारियल का तेल लगाया, अपने बालों को संवारा और आईने में खुद को बड़े गर्व से देखा। इसके बाद उसने पुलिस वालों से पूछा कि वो क्या चाहते हैं। एक अफसर ने कहा, हम उन हत्याओं के बारे में जानना चाहते हैं। उसने कहा, ठीक है, मैं उन सब के बारे में बताऊंगा। इसके बाद वो एक इलाके तक पुलिसकर्मियों को लेकर गया। वहां उसने एक लोहे का हथियार, चाकू और अन्य चीजें छिपा रखी थी। मजिस्ट्रेट के सामने अपने कबूलनामे में राघव ने 41 लोगों की हत्या करने की बात मानी। हालांकि पुलिस का मानना था कि यह संख्या कहीं अधिक थी। अपने बयान में उसने बताया कि उसने ये हत्याएं स्वेच्छा से भगवान के निर्देश पर किए थे। सुनवाई के दौरान राघव के वकीलों ने उसे निर्दोष बताया और कहा कि वो ये नहीं जानता था
कि लोगों को मारना गलत था, लेकिन पुलिस के डॉक्टरों के मुताबिक उसे किसी भी तरह की मानसिक बीमारी नहीं थी, इसीलिए अदालत ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। अपने फैसले में जज सिटी दिगे ने उसे साइकोपैथ और बर्बर मानसिकता वाला व्यक्ति बताया और कहा कि उसके द्वारा अंजाम दी गई बर्बर घटनाओं की तुलना नहीं की जा सकती। उस समय की मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि जब राघव कोर्ट के बाहर पहुंचा तो वहां जुटी भीड़ ने शोर मचाकर, सीटी बजाकर और हंसी उड़ाकर उसका स्वागत किया और उसने उसी ऊर्जा के साथ भीड़ को जवाब दिया। उसके अपराध की बर्बरता के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि राघव ने फैसले के खिलाफ अपील नहीं की, वो फांसी से बच गया। जिस हाईकोर्ट को उसकी फांसी पर मुहर लगानी थी, उसी ने उसके मानसिक संतुलन की फिर से जांच के आदेश दिए और 3 मनोचिकित्सकों के एक पैनल की रिपोर्ट के बाद सजा को मुलतवी कर दिया गया। रिपोर्ट में उसे स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित और मति भ्रम से ग्रसित पाया गया और कहा गया कि उसकी मानसिक हालत का इलाज है। लिली कुलकर्णी बताती है, मेरे पति के पास कई लोगों, खासकर महिलाओं के फ़ोन आते थे कि उसे फांसी क्यों नहीं दी जा रही। राघव को पुणे के येरवाड़ा जेल में बंद किया गया। 18 साल बाद एकांत कैद में बिताने के बाद 1987 में हाईकोर्ट ने उसकी मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया और इसी साल किडनी की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। आज करीब कई सालों बाद मुंबई के अधिकांश लोग ये नहीं जानते होंगे कि रमन राघव कौन था।